तो दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल की कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट मिल के हिसाब से कैसे होना चाहिए या उसकी फंक्शंस क्या होना चाहिए उसके बारे में डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। मिल began his representative government by stating that we can only decide which is the best form of government by examining which form of government fulfills most adequately the purposes of government। अभी देखिए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट क्या होता है, जो लोगों को रिप्रेजेंट करता है, लोगों की चुनाव से जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है उसको बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। अभी मिल क्या कहते हैं, हम लोग मतलब जो वी कैन वी यहाँ पे हो गया, जो आम साधारण जो लोग तभी निर्णय कर सकते हैं कि उनके लिए कौन सा सरकार बेस्ट होगा। ये तभी साबित हो सकता है जब हम लोग उसका ये एग्जामिन करें कि जो कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट की जो पर्पज़ है, जिसके लिए सरकार को नियुक्त किया जाता है, उसको वो फुलफ़िल कर पाता है। जो कार्य के लिए, जो उद्देश्य से सरकार को लोग चयन करते हैं, कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आपका प्रेसिडेंशियल, डेमोक्रेटिक, जो भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, वो उस पर खरा उतरता है कि नहीं, उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लोगों के लिए बेस्ट है। फॉर मिल द पॉइंट ऑफ हैविंग ए गवर्नमेंट वॉज दैट इट परफॉर्म टू मेन फंक्शंस। अभी देखिए मिल के हिसाब से गवर्नमेंट हमें दो कारण से हमें चाहिए, वॉज टू परफॉर्म टू मेन फंक्शंस, दो इंपॉर्टेंट कार्य के लिए। पहला, इट मस्ट यूज द एग्जिस्टिंग क्वालिटीज एंड स्किल्स ऑफ द सिटीजन्स टू बेस्ट सर्व देयर इंटरेस्ट। अभी देखिए अभी दो फंक्शन है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट इसलिए हमें चाहिए। पहला, वो जो गवर्नमेंट को जो एग्जिस्टिंग क्वालिटी, जो लोगों की, उसकी जनता का जो स्किल्स है, जो क्वालिटीज़ है, उसको यूज़ करके उनकी जो देश की या सिटीज़न की जो बेस्ट इंटरेस्ट है उस पर वो लगाए, जो कि जिससे कि लोगों की जो गुण है उसको यूज़ करके लोगों की भलाई के लिए अगर सरकार उसको यूज़ कर सकती है तभी वो, मतलब ये एक इम्पोर्टेंट आपका फंक्शन है आपका सरकार का। और दूसरा, एंड इट मस्ट इम्प्रूव द मॉरल, इंटेलेक्चुअल एंड एक्टिव क्वालिटीज़ ऑफ इट्स सिटीजन्स। और दूसरा है कि सरकार को उसकी नागरिकता की जो नैतिक, बौद्धिक, मॉरल, इंटेलेक्चुअल और जो एक्टिव क्वालिटीज़, जो भी गुण दैनंदिन जीवन में चाहिए, उसको सरकार को उन्नत करना चाहिए। एक तो है सरकार को लोगों की जो बेस्ट क्वालिटीज़ है उसको यूज़ करना, और दूसरा है जो लोगों की नैतिकता, बौद्धिकता और जो एक्टिव क्वालिटीज़ है उसको विकास करे। ए डेस्पोटिक गवर्नमेंट मे बी एबल टू फुलफिल द फर्स्ट पर्पज बट विल फेल इन द सेकेंड। अभी देखिए कोई भी अगर जो एक नायकता वाला जो डेस्पोटिक गवर्नमेंट है, जो लोगों की हित के बारे में नहीं सोचता बल्कि अपने हित के बारे में सोचता है, या लोगों की राय के बजाय अपना राय लोगों पे थोपता है, वो है डेस्पोटिक गवर्नमेंट। उसको डेस्पोटिक गवर्नमेंट कहा जाता है। तो डेस्पोटिक गवर्नमेंट तो लोगों की तो यूज़ करके मतलब देश की भलाई कर सकता है, क्योंकि लोगों को वो काम पे लगा सकता है, लेकिन लोगों की जो नैतिक, बौद्धिक या जो उनकी अन्य जो गुण है उसको वो इम्प्रूव नहीं कर सकता। तो वो सेकंड जो क्राइटेरिया है, जो उद्देश्य के लिए सरकार हम नियुक्त करते हैं, उस पर डेस्पोटिक गवर्नमेंट खरा नहीं उतरता है या वो फेलर हो जाता है। ओनली ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इज एबल टू फुलफिल दीज टू फंक्शंस। और ये दो जो उद्देश्य के लिए जो हम सरकार चयन करते हैं वो तभी संभव है, सरकार तभी फुलफिल कर सकता है जो लोगों की राय से, लोगों की हित का, लोगों की मत से जो सरकार चयन होता है वही कर सकता है, जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कहते हैं। वो ये दो फंक्शंस जो गवर्नमेंट की है उसको फुलफिल कर सकता है। It is a representative government that combines judiciously the two principles of participation and competence, which is able to fulfill the two functions of protecting and educating the citizens। अब देखिए ये जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, ये आपका जो सरकार का जो जो दो उद्देश्य है, जैसे कि एक है पार्टिसिपेशन एंड कंपटीशन, आपका लोगों की जो मतलब पार्टिसिपेशन, देश की उन्नति के लिए जो पार्टिसिपेशन, लोगों की जो योगदान, उसको यूज़ करना, लोगों की स्किल्स को यूज़ करना, और दूसरा है कॉम्पिटेंस, लोगों की गुणों को डेवलप करना। ये दोनों ही एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट फुलफिल कर सकता है। और यहाँ पे ये दो फंक्शन से क्या होगा, एक तो लोगों की प्रोटेक्शन होगा और दूसरा उनको एजुकेशन, उनको शिक्षित किया जाएगा, उनकी बौद्धिक, नैतिक या उनकी गुणों की विकास होगा। तो ये दो फंक्शंस आपका रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ही कर सकता है। एक है उनकी
आपका जो एक्टिव पार्टिसिपेशन, देश की योगदान में उनकी पार्टिसिपेशन लगाए, उनको काम पे लगाए, उनकी सही गुणों का इस्तेमाल करके देश के विकास के लिए यूज़ करें, जिससे सरकार अल्टीमेटली आपका लोगों की भलाई करे। और दूसरा है उसकी बौद्धिक, नैतिक और अन्य गुणों की डेवलपमेंट करना। तो ये दोनों फंक्शंस आपका रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ही फुलफिल कर सकता है। Let us look more carefully at what Mill had to say about the first function of government. अभी देखिए, फर्स्ट फंक्शन जो गवर्नमेंट की थी वो लोगों की जो बेस्ट यूटिलाइजेशन करना, जो लोगों की उसकी स्किल्स की, उनकी क्वालिटीज़ का सदुपयोग करना देश की भलाई के लिए या जनता की भलाई के लिए। तो इसके बारे में मिल क्या कहते हैं। मिल बिगेन इज डिस्कशन ऑफ दिस सब्जेक्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग बैंथम्स कॉन्सेप्ट ऑफ सिनिस्टर इंटरेस्ट। अभी देखिए, ये सब्जेक्ट पे जब मिल बात करते हैं तो वो बैंथम की जो कॉन्सेप्ट ऑफ सिनिस्टर इंटरेस्ट, मतलब जो असत उद्देश्य वाला, जो सरकार या सरकार की जो असत उद्देश्य है उसकी कॉन्सेप्ट के बारे में वो जिक्र करते हैं। हाउ डज रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एंश्योर दैट द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी इज बीइंग फर्दर्ड इंस्टेड ऑफ द पार्शियल एंड सिनिस्टर इंटरेस्ट ऑफ सम ग्रुप और क्लास। अभी देखिए, अभी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो मील सपोर्ट करते थे वो कैसे इंश्योर करेगा कि लोगों की जो कॉमन इंटरेस्ट है वो फुलफिल हो, ना कि जो किसी गुट का या किसी वर्ग का, ग्रुप या क्लास का, उसकी अपनी जो असत या जो बुरा इंटेंशन वाला जो इंटरेस्ट उनकी उनकी जो सेल्फ इंटरेस्ट है या असत जो मतलब जो सद मतलब अच्छा नहीं है, जो भला भला इंटरेस्ट नहीं है, जो अपने ही बारे में सोचता है, वो इंटरेस्ट सब करे। मतलब रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट किस तरह ये जो सोच है जो पार्शियल और सिनिस्टर इंटरेस्ट से उभर सकती है या उभरेगी। इवन दो मिल डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, ही वाज सर्टेन दैट एवरी इंडिविजुअल एंड एवरी क्लास इज द बेस्ट जज ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट। अभी देखिए, मिल कहते थे कि जो शॉर्ट टर्म लोगों की या वर्ग की या देश की जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में मतलब फ़र्क है। लोगों का एक शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट होता है, एक लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होता है। और ये मिल ये मतलब सर्टेन थे, ये वो इस पे मतलब सटीक थे कि हर मतलब इस कथन पे कि हर व्यक्ति या हर वर्ग आपका वो अपना जो बेस्ट इंटरेस्ट का अपना खुद का बेस्ट जज है, वो खुद ही डिसाइड कर सकता है कि उसके इंटरेस्ट के लिए सब कौन सा कार्य बेस्ट है। He scoffed at the idea that some human beings may not be aware of their real interest, retorting that given these persons' current habits and dispositions, what they choose are their real interest. और वो मतलब एक किसी मतलब ये आइडिया जो एक पंथ जो बोलता है कि लोग अपना जो भलाई के बारे में नहीं सोचते हैं इसलिए उनको सरकार की ज़रूरत है, इसको वो खंडन करते हैं, इसको वो मतलब नहीं मानते हैं। और वो कहते हैं लोगों की जो वर्तमान की जो उनकी हैबिट है या उनकी जो स्वभाव है उससे उनकी जो रियल इंटरेस्ट है वो हम जज कर सकते हैं, वो चूज़ कर सकते हैं। भले ही एक मनुष्य को उसकी बुरा भला सोचने का उसका कैपेसिटी ना हो, उतना उसके पास ज्ञान ना हो, उसका उनके पास उसका क्वालिटी ना हो, फिर भी उसके वर्तमान का अगर उसका स्वभाव देखा जाए, उसका अगर हैबिट्स देखा जाए, तो हम ये जान सकते हैं कि उसकी इंटरेस्ट क्या है। तो ये कहना कि लोग अपना इंटरेस्ट जो कि उनके लिए बेस्ट होगा वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं, इसके लिए उनको सरकार पे आपका निर्भर रहना चाहिए, ये आइडिया आपका मिल खंडन करते हैं। इट फॉलोज then that participation in the political process must be as extensive as possible so that every individual has a say in controlling the government and thus protecting his interest। और इसी उद्देश्य से मिल कहते हैं जो पार्टिसिपेशन, जो पॉलिटिकल प्रोसेस, जो सरकार बनाने की जो प्रक्रिया है उसकी जो पार्टिसिपेशन वो सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए, सभी लोगों को हक होना चाहिए कि वो अपना सरकार अपने आप खुद डिसाइड करे उसको कौन सा सरकार चाहिए। और इससे क्या होगा, हर व्यक्ति को समाज में, देश में हर व्यक्ति को उसकी सरकार को कंट्रोल करने में उसका भी एक पार्टिसिपेशन होगा, उसका भी एक से होगा, उसका भी एक मूल्य होगा, उसका भी कथन का, उसका भी बोली का एक दाम होगा। और इससे क्या होगा, उसकी जो इंटरेस्ट है, व्यक्तिगत जो स्वार्थ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षा करने में उसको मदद मिलेगी। अगर सभी लोगों को अगर ये हक बनता है कि वो सरकार बनाने में, सरकार चयन करने में या सरकार की जो प्लान्स एंड पॉलिसीज़ में उसका अपना मत देने का अगर उसका हक बनता है तो उसकी इंटरेस्ट अपने आप ही प्रोटेक्ट होगा, उसकी सुरक्षा होगा। ये कहना था मिल का।
इट इज़ ऑन दिस बेसिस दैट मिल डिमांडेड द राइट टू वोट फॉर वुमेन। और इसी मद्देनज़र जो मिल कहते थे कि सभी लोगों की, समाज में हर वर्ग की, हर तबके के लोगों को का पार्टिसिपेट होना चाहिए, उनकी योगदान होना चाहिए सरकार बनाने में, जिससे कि उनकी इंटरेस्ट सब हो। इसी तर्क से मिल जो राइट टू वोट फॉर वुमेन, जो वुमेन सफरेज की जो वो उसकी सपोर्ट करते थे, उसकी सपोर्टर थे। He advocated the extension of suffrage to cover everyone except those who could not read and write, did not pay taxes or were on parish relief। और वो कहते थे कि जो सफरेज, जो वोटाधिकार, जो वोट देने का जो हक है, वो सभी को देना चाहिए, सभी समाज में सभी वर्ग को देना चाहिए, सिवाय जो लोगों को पढ़ना या लिखना नहीं आता है, या जो लोग टैक्स नहीं पे करते हैं, या जो लोग सरकार के रिलीफ में चलते हैं, जो स्टेट रिलीफ में चलते हैं। उनके अलावा, इन 3 वर्ग के अलावा आपका सभी वर्ग को आपका वोट देने का या सरकार चयन करने का अधिकार होना चाहिए। तभी आपका जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है वो वास्तविक रूप में आपका कार्यकारी होगा, वास्तविक रूप में आपका इम्प्लीमेंट होगा। Whereas his belief in participation led him to advocate a widening of the franchise, his belief in competence led him to recommend plural voting। अब देखिए, मिल एक तरफ तो ये विश्वास करते थे कि समाज के सभी लोगों का, सभी वर्गों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए सरकार बनाने में, तो इसलिए वो कहते थे कि जो फ्रेंचाइजी है, जो वोट का अधिकार है, सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए। और दूसरी तरफ वो ये विश्वास करते हैं लोगों की जो कॉम्पिटेंस है, जो कि गुण है, वो सभी लोगों का समान नहीं है। कुछ लोग तो ज़्यादा बेटर क्वालिफाइड होते हैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, जैसे शिक्षित वर्ग, जिनके पास नॉलेज है पॉलिटिकल प्रोसेस का, उनका पास ज़्यादा क्वालिटी होता है, उनके पास ज़्यादा आपका सोचने समझने का ज़्यादा कैपेसिटी होता है कि कौन सी सरकार समाज के लिए, उनके लिए अच्छा बेहतर होगा। और इसीलिए वो प्लूरल वोटिंग को मानते थे, मतलब एक व्यक्ति को उसके गुण के आधार पे उसका वोट की पावर बढ़ा देना चाहिए, उसका वोटिंग अधिकार, उसके जितना गुण होगा उतना उसकी वोटिंग अधिकार बढ़ा देना चाहिए। ये है आपका प्लूरल वोटिंग। इनफैक्ट ही सेड दैट द फ्रेंचाइजी शुड नॉट बी वाइड एंड विदाउट प्लूरल वोटिंग बीइंग इंट्रोड्यूस। और वो ये मानते थे कि जो वोट देने का जो अधिकार है फ्रेंचाइजी, ये सभी लोगों तक नहीं पहुंचना चाहिए जब तक आपका प्लूरल वोटिंग ये समाज में इंट्रोड्यूस नहीं होता। Plural voting meant that with everyone having at least one vote, some individuals would have more than one vote because they were, for example, more educated। तो प्लूरल वोटिंग का मतलब क्या है? मतलब एक तरह तो समाज के सभी लोगों का तो एटलीस्ट एक वोट होगा, लेकिन कुछ लोग, मतलब जिनके पास शिक्षा है, या जिनके पास ज़्यादा क्वालिटी है, ज़्यादा गुण है, उनके पास एक से ज़्यादा वोट होगा। It assumed a gradual scale of education attainments, awarding at the bottom 1 additional vote to a skilled laborer and 2 to a foreman, at the top as many as 5 to professional man, writers and artists, public functionaries, university graduates and members of learned societies। अभी देखिए, तो एक ग्रेजुअली आपका समाज में एक वर्गीकरण वो करते थे, उनका जो शिक्षा की गुण से या दूसरे कोई भी गुण के मद्देनज़र उनको जो वोटिंग अधिकार है वो बढ़ा देना चाहिए। जैसे कि जो स्किल लेबरर है उसको एक से ज़्यादा वोट देना चाहिए, और जो कि आपका फोरमैन है, जो टेक्निकल काम करता है, उसको 2 देना चाहिए। और समाज में जो सबसे उच्च स्तर में है, जैसे कि आपका प्रोफेशनल मैन है, जो ऑफिस वगैरह में काम करता है, जो राइटर्स है, लेखक है, जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, या पब्लिक फंक्शनरीज़ हैं, या यूनिवर्सिटी जो ग्रेजुएट्स है, और जो मेंबर्स ऑफ लर्न सोसाइटी, शिक्षित वर्ग का जो मेंबर है, उनको एक से मतलब एक से ज़्यादा आपको 5 तक उनको वोटिंग अधिकार बढ़ा देना चाहिए। मतलब उनको लिए 5 उनके वोट का अधिकार दे सकते हैं, समाज दे सकता है या राज्य दे सकता है। तो जितना शिक्षित होगा उनका वोटिंग पावर बढ़ जाएगा। प्लूरल वोटिंग वुड इंश्योर दैट अ बेटर कैलिबर ऑफ डेप्यूटीज वुड बी इलेक्टेड। और ये प्लूरल वोटिंग से होगा क्या? एक बेटर कैलिबर, मतलब एक ज़्यादा गुणों वाला एक सरकार आपका चयन होगा। एंड सो द जनरल इंटरेस्ट वुड नॉट बी हैम्पर्ड बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। और इससे क्या होगा, जो लोगों की जो जनरल इंटरेस्ट है, वो आपका जो पुअर क्वालिटी ऑफ मेंबर्स, मतलब क्या होगा, अगर शिक्षित वर्ग का अगर वोटिंग पावर ज़्यादा होगा, इससे क्या होगा, ज़्यादा क्वालिटी वाला जो मेंबर है वो चयन होगा, उनका चयन होगा पार्लियामेंट में। और इससे क्या होगा, जो लोगों की जो इंटरेस्ट है वो आपका
मतलब कम गुण वाला अगर एक रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट होता है, उससे क्या होगा, समाज के लोगों का, देश का इंटरेस्ट सर्व नहीं होगा, क्योंकि उसको सरकार चलाना आएगा ही नहीं। अगर बेटर क्वालिफाइड होगा तो लोगों की जो, आम जनता की जो इंटरेस्ट है वो बेटर सर्व कर पाएगा। इसीलिए मेल सपोर्ट करते थे कि सभी लोगों का तो वोट अधिकार, जो मताधिकार तो होना चाहिए, लेकिन जो शिक्षित वर्ग है या जो गुणवान जो समाज में लोग हैं, उनका वोटिंग अधिकार ज़्यादा, उनको ज़्यादा पावर देना चाहिए, उनको ज़्यादा वोटिंग अधिकार देना चाहिए, वोट का जो नंबर है, रिप्रेजेंटेशन जो पावर है वो बढ़ा देना चाहिए, जिस उसको कहते हैं प्लूरल वोटिंग, एक से ज़्यादा उनको मत देने का अधिकार होना चाहिए। तो ये था आपका मिल, आपका एक तरफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट सपोर्ट करते थे, दूसरी तरफ आपका प्लूरल वोटिंग, मतलब एक से ज़्यादा जो मताधिकार, उसका भी वो सपोर्ट करते थे। और अंत में मिल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के बारे में क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट स्कोर्स ओवर डेस्पोटिज्म नॉट बिकॉज इट बेटर प्रोटेक्ट्स द गिवन इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन्स, बट बिकॉज इट इज़ एबल टू इम्प्रूव द सिटीजन्स। अभी देखिए, जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है वो कहते हैं जो एक ना एक तो वाला या डेस्पोटिक जो गवर्नमेंट है उससे बेहतर है, क्योंकि ये ना केवल जो लोगों की इंटरेस्ट को बेहतर आपका सुरक्षा करता है लोगों के इंटरेस्ट का, बल्कि ये भी है ये कि लोगों की जो गुण है उनको भी वो इम्प्रूव कर सकता है, लोगों की जो क्वालिटी है उनको और इम्प्रूव करने का क्षमता रखती है ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। द सिटीजन डेवलप द कैपेबिलिटीज बाय बीइंग एबल टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट। और ये जो सिटीजन की कैपेबिलिटीज़ या उनकी जो गुण है, क्वालिटी है, वो कैसे इम्प्रूव होता है, क्योंकि वो ज़्यादा एक बेहतर पोजीशन में होते हैं, वो सरकार बनाने में या सरकार चयन करने में या सरकार चलने में उनकी योगदान निभा सकते हैं। ये तभी संभव होता है, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में। और ये आपका मिनिमली होता है आपका उनकी वोट देने से। एक तो हो गया सबसे उसका निम्नतम स्तर हो गया पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, हो गया उनका वोट देके उनका सरकार को चयन करना। और दूसरा हो गया जो एक्चुअल सरकार की जो डिसीजंस है, जैसे कि आपका लोकल गवर्नमेंट में पंचायत, हमारे जैसे जिसमें आ गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, जैसे पंचायती राज हो गया, म्यूनिसिपैलिटीज़ हो गया, उसमें लोगों का एक्चुअली डिसीजंस की महत्व होता है, लोग एक्चुअली पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये तभी संभव है, ये एकमात्र आपका रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में संभव है। एक तो वो वोट देते हैं और दूसरा क्या, वो सरकार की एक्चुअल डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो इससे क्या होता है, लोगों का जो बेसिक इंटरेस्ट है वो बेहतर सर्व होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में। At the same time, this participation is driven by the principle of competence to ensure that the political experience does have an educational effect. और ये जो पार्टिसिपेशन है, ये इसको और भी एक अतिरिक्त उसको एक गुण दिया जाता है, उसको एक लेप दिया जाता है, वो है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेंस। जैसे कि शिक्षित वर्ग की जो ज़्यादा मूल्यांकन दिया जाता है, उनकी वोट की जो मूल्य ज़्यादा दिया जाता है, इससे ये इंश्योर होता है कि ना ही सभी लोगों की पार्टिसिपेशन होता है, बल्कि उसमें जो पार्टिसिपेशन है उसमें जो शिक्षित वर्ग की जो जिनकी शिक्षा है या शिक्षा का भी प्रभाव ज़्यादा होगा, या शिक्षा का प्रभाव ज़्यादा भारी होगा। मतलब जो आम जनता से ज़्यादा शिक्षित वर्ग का रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में ज़्यादा इफेक्ट होगा। इससे क्या होगा, जो सरकार है वो और भी बेहतर होगा और बेहतर हमें एक सरकार मिलेगी। तो ये था मिल की कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।